इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड मैथ का क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे, फिर एग्जांपल बताएंगे, और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियो लगेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और राइजिंग एडू क्लासेज पे आपका स्वागत है। बने रहिएगा पूरे सेशन मेरे साथ, चूँकि ये इस सेशन का सबसे पहला वीडियो है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पूरे ईयर 2026-27 बोर्ड के जो बच्चे हैं खास करके लिए उसके लिए एक सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें मैथ के हर एक चैप्टर का फुल्ली कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं वास्तविक संख्या है। ये आपके मैथ का सबसे पहला चैप्टर है और वास्तविक संख्या सबसे पहले आपको समझना है कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या को नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, जिसका नंबर लाइन पे कुछ स्थान होगा, वैसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल हो सकता है सभी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3। आप जानते हैं कि ये संख्या रेखा पर इसको दर्शा सकते हैं। और क्या हो सकता है, तो होल नंबर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, ये पूर्ण संख्या हो सकता है। कौन कौन पूर्ण संख्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। और क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक में क्या क्या आएगा, तो माइनस में जो भी संख्या है वो भी संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। जीरो को दर्शाते हैं और प्लस में जितनी संख्या है उसको भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ परिमेय संख्या अर्थात जिसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हो गया एग्जाम्पल 1/2, 3/2, इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। कॉमन रूप में आप देखिएगा, अच्छा संख्या रेखा पे आप √2, √3, √5 इसको भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है, ये जो संख्या है यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। और जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप क्या देखें, ये जो संख्या है, इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अर्थात परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को ही हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। किसको कह सकते हैं, तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इस दोनों का जो समूह होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, वास्तविक संख्या कहेंगे किसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यह है क्या, तो कह रहा दो धनात्मक पूर्णांक a व v दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है वो 0 से छोटा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। ये जो सूत्र दिया गया इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए इसके कंसेप्ट को अच्छा से समझते हैं कि क्या सही में ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल लेते हैं 10 में हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 पचे 10, शेष आ गया 0। 10 में भाग लगाते हैं 3 से, 3 तिया 9, शेष आ गया 1। 10 में भाग लगाते हैं 4 से, 4 दूनी 8,
शेष बच गया 2, और 10 में भाग लगाते हैं 5 से, 5 दूनी 10, शेष बच गया 0। देखिए अब फिर अगर आगे आप भाग लगाएंगे 10 में भाग लगाएंगे 6 से, तो 6 इकाई, और 10 में लगा रहे हैं 6 इकाई 6, बच गया यहाँ पे आपको 4, 6 इकाई 6, शेष बच गया 4। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज गौर करने वाली बातें हैं, 2 से भाग लगाए तो शेष आया 2 से छोटा 0, 3 से भाग लगाए तो उससे छोटा 1, 4 से भाग लगाए उससे छोटा 2, 5 से भाग लगाए तो उससे छोटा 0, 6 से भाग लगाए तो 4। ये अभी देख रहे हैं कि हमेशा जो यहाँ पे इसको जो है इसको A से डिनोटेड किया गया है, इसको V से, इसको Q से और इसको R से। भाज्य को एक A से, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। तो आप हर एक स्थिति में देखिए ये जो भाज्य है इससे शेषफल छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 10 में भाग लगाए 2 से तो 2 पचे 10, शेष आ गया 0। 11 में भाग लगाइए 2 से तो 2 पचे 10, शेष बच गया 1। 12 में भाग लगाइए 2 से तो 2 छक 12, शेष बच गया 0। अब यहाँ देखिए भाजक जो B है वो कितना है, 2 है। B बराबर यहाँ कितना है, 2। B जब लिए कितना, 2, तो R आपको कितना आ गया, तो 0 आ गया और 1 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। तो हमेशा जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा, कहाँ तक, 0 तक। 2 लिए तो शेषफल होगा 1 0, 3 लेंगे तो शेषफल आएगा 0 1 2, 4 लेंगे तो शेषफल आएगा 0 1 2 3। इस बात को आप याद रखेंगे। तो वहीं से एक सूत्र क्या आया था, A बराबर BQ प्लस R। उम्मीद है कि ये जो यहाँ पे शर्त है इस शर्त को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम किसको कहते हैं, इस चैप्टर में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस शब्द का प्रयोग हमेशा होता है। तो एल्गोरिथम कहते किसको हैं, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। कौन, एल्गोरिथम, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्म के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजबरा, मैथ में बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला शब्द है। अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया। ये बुक का नाम है, प्रमेयिका, ठीक है। ये तो था आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या था, तो सुप्रसिद्ध चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया होती है। प्रमेयिका का भी काफी उपयोग होगा इस चैप्टर में। ये क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो प्रमेयिका ऑलरेडी सिद्ध होता है, इसका उपयोग करेंगे दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, हमारा जो अंक गणित बना हुआ है वो यही से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए ये आपको क्या बता रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं 30 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो 30 का कर लेते हैं गुणनखंड। 2 से भाग लगाएंगे 15, 3 से भाग लगाएंगे 5, तो 30 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या प्राप्त होता है, 2 3 और 5। 2 भी होता है अभाज्य, 3 भी है अभाज्य और 5 भी अभाज्य। तो 30 को इस प्रकार से लिखने का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं 30 का गुणनखंड। तो क्या कह रहा है आपको कि अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको लिख दिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं 50, तो 50 का गुणनखंड कीजिए 2 से 25, 5 गुना 5। 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। देखिए यहाँ पे 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। इसी को बोला गया अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा,
और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पूरे सेशन हम आपके साथ रहेंगे, स्पेशली मैथ को लेके। अन्य सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैथ का बेहतरीन तैयारी अगर आप चाहते हैं 100 में 100, तो सेशन को, सीरीज को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहेंगे, तो कहेंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 समकालीन 3 महानतम गणितज्ञ में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन भी सम्मिलित हैं। 3 महान गणितज्ञ, आर्किमिडीज, न्यूटन और तीसरा हो गए कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। ये गणित में और विज्ञान दोनों में काफ़ी कुछ लिखे हैं, बहुत सारा थ्योरम दिए हैं, व्यंजक दिए हैं, जो आपको आगे के कक्षा में सीखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे कि गणित के राजकुमार किसे कहा जाएगा, तो हो जाएंगे कौन, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है ना। वो जो गुणनफल होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर कैसे होता है, चलिए करते हैं चर्चा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 संख्या लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, 45 और 60 संख्या ले लिए। अब ये आपको ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में श्योर 100% गारंटी देखने को मिलेगा। इसको सिद्ध करेंगे कैसे, तो पहले HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर सिद्ध करेंगे। तो इसका निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 45 को लिख सकते हैं 3 से 15 या 45, 3 × 5 = 15। 60 को लिख सकते हैं क्या, 60 का करेंगे गुणनखंड, तो 60 का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 से करेंगे 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, ठीक है। तो 45 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5, और 60 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए इसमें जो कॉमन आता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 आ गया कॉमन दोनों में, और दोनों में क्या आ गया कॉमन, 5। तो LCM बराबर जो होगा, जो कॉमन आ रहा है उसमें से 1 लेते हैं, तो 3 × 5, और जो बच गया वो ले लेते हैं, तो × 3 × 2 × 2 हो गया आपको 5 या 15 या 45 दूनी 90 दूनी 180। ये LCM हो गया। HCF लेते हैं जो दोनों में कॉमन आता है, तो 3 × 5, ये कितना हो गया 15। अब देखिए इस सूत्र को सिद्ध करना है, मेन जो क्वेश्चन है इस सूत्र को सिद्ध करना है। करते हैं इस सूत्र को सिद्ध, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको सिद्ध करके। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, सबसे पहले लेते हैं LHS, बायां पक्ष लेते हैं। LHS बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लेंगे 45 × 60, गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 × 25 30, 0 बच गया 3, 6 × 24 3 27 2700। और RHS लेते हैं, RHS क्या दिया है, तो HCF × LCM, HCF जो है वो है 15, LCM जो है वो है 180, ठीक है। 6 × 25 30, 0 बच गया 3, 6 × 24 3 27, 15 × 180 करेंगे, 18 × 15 करते हैं, 18 × 5 = 90, 18 × 1 18, 0 9 8 17 7 बच गया 1 2, 270 और 1 0 आ गया, तो हो गया 2700। यहाँ क्या आ गया, यहाँ जो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, यही हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा पीछे आके कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं पीछे आके। यस, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया हुआ था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके आपको इस क्लास में HCF निकालने को दिया जाता है। और वो जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर में हर एक साल पूछा जाएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 120 और 270 का HCF
HCF ज्ञात करें। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे। कैसे करेंगे HCF? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ में इस दोनों का HCF ज्ञात कर लेंगे। 270 120 दूनी 240 हो गया, बच गया 0, 7 में 4 गया 3। अब यहाँ उतरेगा 120, 30 चौक 120। अच्छा, यहीं पे कट गया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा सा हुआ लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए मेन पार्ट जो शुरू होता है इसके बाद से, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ 270 बड़ा है 120 से, ये स्पष्ट है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी आपको बताए थे, होता है A = BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है R और छोटा होता है किससे? B से। इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे 270 था, तो 270 बराबर लिखेंगे 120 गुना 2, 120 गुना 2, शेषफल देखिए 30 बचा, तो प्लस लिखेंगे 30। अब यहाँ पे आप देख लीजिए A बराबर BQ + R के रूप में ये आ गया और इस रूप में आ गया, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पालन कर रहा है। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या बचा था 120, 120 को क्या लिखेंगे 30 गुना 4 प्लस शेष हो गया 0। इस क्वेश्चन को 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप जा सकता है, वो जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है संयोग से 2 स्टेप में ही शेषफल आ गया 0। अब तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य है, इसलिए 270 तथा 120 का HCF, 270 तथा 120 का HCF, देखिए यहाँ पे जो पार्ट आएगा ना वही होगा HCF बराबर 30। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को निश्चित मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे लेते हैं अगला पॉइंट। इसको हम लोग कर लिए थे। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर एक साल। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं और यही आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का नाम है गुणनखंड वृक्ष। कोई संख्या देगा, कहेगा आपको इसका गुणनखंड वृक्ष खींचिए। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 64, इसका कह रहा है गुणनखंड वृक्ष खींचने। तो 64 में आप सबसे पहले गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से भाग लगाइए। जब 2 से भाग लगाते हैं तो ये 32 बार में कट जाएगा, 32 दूना 64। फिर 32 में भाग लगाते हैं 2 से, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 16, 16 दूना 32। फिर 16 में भाग लगाएंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। फिर 8 में भाग लगाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8। फिर 4 में भाग लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4। जब तक कि इस स्थान पे सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या ना आ जाए तब तक भाग लगाते रहेंगे। और इस प्रकार का जो एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, आप इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष खींच लेंगे। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, और जो वीडियो है उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पूरा मैथ आपका अच्छा से तैयार हो जाए। मेरा दावा है कि अगर आप पूरा सेशन देखते हैं और पूरे 2026-27 का जो भी वीडियो जाएगा सबको देखेंगे तो मैथ की तैयारी के लिए आपको दूसरा कहीं जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम 100% कराएंगे, 100% हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए ये गुणनखंड वृक्ष आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6g + 1, 6g + 3 या 6g + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे g के स्थान पे हम लोग ले लेते हैं q, यहाँ पे ले लेते हैं q, कुछ भी रह सकता है, q ले लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे
सॉल्व करेंगे, इजीली कैसे समझेंगे हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, तो बनाना है इसको, कैसे बनाएंगे? तो मान लेंगे, माना कि करा है कोई धनात्मक पूर्णांक, हम कुछ भी मान लेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा इसमें b से भाग देने पर शेषफल r होता है। अब देखिए b जो है, b हम बोलते हैं जिससे भाग दिया जाए। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 6q प्लस 1, तो b के जगह पे आप क्या मानेंगे? b के जगह पे मान लेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जहां b इक्वल टू कितना होगा? 6, ठीक है। भाग देने पर शेषफल r हो, ठीक है। और भागफल को मान लेंगे q, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। शेषफल r और यहां पे लिख देंगे तथा, शेषफल r तथा भागफल q होता है जहां b बराबर मानेंगे 6। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में रहेगा, कभी 6 रहेगा, कभी 8 रहेगा, कभी 3 रहेगा, जो रहेगा आप वही लेंगे, ठीक है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ a तो a रहेगा, b बराबर मान लिए हैं 6, तो हो जाएगा 6q प्लस r। और क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है r और छोटा होता है b से। देखिए b का मान यहाँ पे 6 है, तो शेषफल जो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके थे, आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक एक करके मान रखते हैं, ठीक है। जब r इक्वल टू लेते हैं 0, देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे तो a बराबर क्या होगा? 6q प्लस 0 बराबर 6q। अब देखिए 6q जो है इसमें 2 से भाग लग जाएगा, और सम संख्या हम लोग बोलते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे उसको बोलते हैं सम संख्या। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो ये क्या हो गया? सम संख्या। तो लिख देंगे जो कि सम संख्या है, जो कि क्या है? सम संख्या है। अब दूसरा लेते हैं, जब r बराबर लेते हैं 1 और इसमें वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1। अब देखिए 6q था सम में 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? विषम। तो क्या लिखेंगे? जो कि विषम संख्या है। और वैल्यू लेते हैं, r का वैल्यू बहुत सारा है। अब r का वैल्यू क्या इतना ले लेते हैं? जब r इक्वल टू ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब देखिए 6q जो है वो है सम, और सम में 2 जोड़ेंगे तो वो भी होगा सम। तो क्या लिखेंगे? जो कि सम संख्या है, सम है। और जब लेते हैं r बराबर 3, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? a इक्वल टू 6q प्लस 3। सम संख्या में 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विषम, जो कि विषम संख्या है। अब लेते हैं, जब r बराबर 4 लेंगे, r बराबर 5 लेंगे, तो चलिए 5 हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस 5। अब सम संख्या में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा विषम संख्या, जो कि विषम संख्या है। तो इसको देखने से क्या स्पष्ट हुआ? विषम संख्या का जो रूप होता है वो होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में। यही आपको सिद्ध करने के लिए दिया था। तो लिख सकते हैं स्पष्टता विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा
6q प्लस 5 के रूप में होता है। यही हो गया प्रमाणित। यही आपको सिद्ध करना था। और ये ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। तो इसको बार बार आप देख के तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा वो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझिए। इसका कंसेप्ट क्या है वो समझिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 10 पर पावर 1 लेंगे तो 10 होगा, 10 पावर 2 लेंगे तो हो जाएगा 100, 10 पावर 3 लेंगे तो हो जाएगा 1000, 2 पर पावर 1 लेंगे तो रहेगा 2 पावर 2 लेंगे तो हो जाएगा 4, कुछ भी लीजिए। 20 पर पावर 2 लेंगे तो हो जाएगा 400 ना, 5 पर पावर 2 लेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन है कि जिस संख्या के अंत में 0 है और उस पर कुछ भी पावर लगाते हैं तो 0 आता है। 0 तो 0, 0 तो 0, 0 लिए तो 0। अब एक चीज देखिए, यहाँ 10 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुना 5, 20 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ पे क्लियर है, जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा उस वही संख्या क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। एक सूत्र आ गया। क्या सूत्र आ गया? वैसी संख्या जिसके गुणनखंड में 2 और 5 होगा, वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, ये देखिए हो गया कंसेप्ट, इसको आप याद रखेंगे। अब इसके आधार पे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को हल। तो यहाँ पे दिया है कितना, दिया है आपको क्वेश्चन में 6 पावर n। तो 6 पावर n को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 पर पावर n। अब देखिए इसके गुणनखंड में 2 और के अलावे 3 आ गया, 5 है ही नहीं, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, स्पष्टता इसके गुणनखंड में 3 आ गया ना, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या 0 पर समाप्त होगा, जांच करना है। तो हमने जांच कर दिया कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपको हर एक साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि इसको हम बता चुके हैं। 180 लेते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। पहले 180 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 2 बार आया तो 2 पावर 2 गुना 3 पावर 2 गुना 5। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। 180 को कुछ भी ले सकते हैं, 525 ये 625 ले लीजिए। 625 लेते हैं तो इसको लिखते हैं 25 25 25 125 25 625, या इसको ऐसे लिखिए या इसको लिखिए 5 पावर 4। तो ये 2 3 5 अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि इस पर चर्चा पीछे कर चुके हैं। लेते हैं 100 ले लेते हैं और 120 लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड
करने पर 100 का करते हैं 2 से 50, फिर 2 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 1 मिनट, 5 से लगाते हैं 25। उसी प्रकार 120 का गुणनखंड करेंगे 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 100 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। और 120 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो आया गुणनखंड वो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 2 दोनों में मिल गया, 5 मिल रहा है, ठीक है। इसलिए HCF बराबर क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक 2 आया और एक 5 हो जाएगा 20। और LCM क्या होगा, जो कॉमन आया उसको लिख लीजिए, तो 2 1 5, और इसमें जो बच गया 5 बच गया, और इसमें जो बच गया 2 गुना 3 बच गया, इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 25 20, 25 100, दूनी 200, तिया 300। इस प्रकार से आप LCM और HCF गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा पहला चैप्टर। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लगातार देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो लेके नेक्स्ट डे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।